आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग और यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ कक्षा 7 का मैथ। जैसा कि आपको पता है कक्षा 7 के मैथ में मैं आपको दो चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं और चैप्टर नंबर 2 घातांक पढ़ा चुकी थी और उसके सवाल भी मैंने आपको करा दिए थे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सांख्यिकी। तो आइए जानते हैं सांख्यिकी होता क्या है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का संग्रहण और आंकड़ों का प्रदर्शन, आंकड़ों का ही वर्गीकरण और उनके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। तो सांख्यिकी में सबसे पहले हम लोग क्या है, ये आंकड़ा, आंकड़ों का ही संग्रहण, आंकड़ों का ही प्रदर्शन, आंकड़ों का ही वर्गीकरण और आंकड़ों के ही गुणों के आकलन के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सांख्यिकी कहलाएगा। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि आंकड़ा क्या होता है। तो आंकड़ा जो होता है किसी निश्चित उद्देश्य से जो संख्यात्मक तथ्य एकत्र किए जाते हैं, संख्यात्मक तथ्य एकत्र किए जाते हैं वे आंकड़े कहलाते हैं। जब हम किसी निश्चित उद्देश्य के लिए कोई भी संख्यात्मक तथ्य को एकत्र करते हैं तो वो आंकड़ा कहलाता है। आंकड़ा हमारा किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे क्लास में विद्यार्थियों का आंकड़ा, किसी भी विद्यालय में अध्यापक और बच्चों का आंकड़ा, किसी भी राज्य में या किसी भी देश में उत्पादन का आंकड़ा। आंकड़ा किसी भी चीज़ का हो सकता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग आंकड़े तैयार किए जाते हैं। तो आंकड़ा तो ये हो गया। अब आते हैं आंकड़ों के जब संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों के आकलन का अध्ययन हम लोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सांख्यिकी कहला जाता है। अब इस सांख्यिकी वाले चैप्टर में हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है वृत्तारेख या पाई ग्राफ। सबसे पहला टॉपिक है वृत्तारेख या पाई ग्राफ। तो वृत्तारेख होता क्या है? वृत्तारेख या पाई ग्राफ आंकड़ों को किसी वृत्त के त्रिज्य खंडों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आंकड़ों को किसी वृत्त के त्रिज्य खंडों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रदर्शन ही क्या कहलाता है? वृत्तारेख या पाई ग्राफ कहलाता है। वृत्तारेख कहलाता है जब वृत्त के त्रिज्य खंड मतलब त्रिभुज के रूप में, त्रिभुज के खंडों के रूप में उसे प्रस्तुत करेंगे तो वो वृत्तारेख कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसे पाई ग्राफ क्यों कहते हैं? इसे त्रिज्य खंड बोल दे रहे हैं क्योंकि वो त्रिभुज के त्रिज्य खंड है तो इसलिए इसे वृत्तारेख बोल दे रहे हैं, वृत्त के त्रिज्य खंड हो गए। लेकिन अब आप लोग सोचेंगे कि इसे पाई ग्राफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वृत्त में जो त्रिज्य खंड होंगे, वृत्त में ये जो त्रिज्य खंड होंगे वो पाई के आकार के होते हैं। ये पाई के आकार के होते हैं, पाई के आकार के होते हैं, इसलिए हम लोग इसे पाई ग्राफ भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल, क्योंकि जब हम लोग सवाल करेंगे तभी हमें ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। एक बार और बता देती हूँ, सांख्यिकी क्या है? गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है, सांख्यिकी कहलाती है। अब आंकड़ा क्या होता है? आंकड़ा किसी निश्चित उद्देश्य से जो संख्यात्मक तथ्य, किसी निश्चित उद्देश्य से जो संख्यात्मक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो आंकड़े कहलाते हैं। वृत्तारेख या पाई ग्राफ क्या है? आंकड़ों को किसी वृत्त के त्रिज्य खंडों या पाई खंडों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये क्या कहलाता है? वृत्तारेख या पाई ग्राफ कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल जो है 3A का पहला सवाल। 3A का पहला सवाल क्या कह रहा है? किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। यहाँ एक पाई ग्राफ बना है।
तो यहाँ पे एक पाई ग्राफ दिया हुआ है। ये है हमारा तीसरा सवाल, जो क्या कह रहा है? कह रहा है किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों, कितने शिक्षार्थियों? 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। यहाँ पे एक पाई ग्राफ दिया गया है, इसमें 60 शिक्षार्थियों, कुल शिक्षार्थी कितने हैं? 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है? सबसे पहला प्रश्न कह रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ये पाई ग्राफ देख के हमें बताना है कि सबसे अधिक छात्र किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो आप अनुमान लगाइए कि सबसे अधिक छात्र किस श्रेणी में उत्तीर्ण हो सकते हैं, जिसका कोण आपको पता है किसी भी वृत्त के केंद्र पे बना पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। यहाँ पे ये जो कोण होता है किसी भी वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनता है वो कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो जो कोण सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे सबसे अधिक शिक्षार्थी होंगे। आप पता कर सकते हैं कि जो कोण सबसे अधिक होगा वहाँ पे शिक्षार्थी भी सबसे अधिक होंगे। तो आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री जो है वो सबसे अधिक है, यानी द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पे है अनुत्तीर्ण है। ये अनुत्तीर्ण को तो हमें नहीं लिखना, हमें निकालना है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण मतलब जो लोग फेल हो गए हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी इतने सब क्या हैं? ये सब पास हुए हैं। तो इसमें जो है, इसमें पूछा है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 180 डिग्री है, और 180 डिग्री में कौन सी श्रेणी है? द्वितीय श्रेणी। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी, पहले प्रश्न का उत्तर होगा द्वितीय श्रेणी। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं? तो द्वितीय श्रेणी। अगला प्रश्न कह रहा है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी, सबसे कम शिक्षार्थी। पहले वाले में पूछा था सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो द्वितीय श्रेणी में। और सबसे कम किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं? तो जिसका कोण सबसे कम होगा वो सबसे कम। तो इसमें सबसे कम कोण कौन है? 30 डिग्री है। लेकिन 30 डिग्री जो होगा यहाँ पे अनुत्तीर्ण मतलब जो लोग फेल हो गए हैं उनका कोण है, तो इसे हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। तो बचा हमारे पास क्या है? 90 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 60 डिग्री मतलब प्रथम श्रेणी। तो सबसे कम शिक्षार्थी किस में उत्तीर्ण हुए हैं? प्रथम श्रेणी में। अगला प्रश्न कह रहा है अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने हैं? 30 डिग्री। तो पूछ रहा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। संख्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि किस श्रेणी में कितने ये नहीं पूछा है कि कितने डिग्री अनुत्तीर्ण श्रेणी है, ये पूछा है कि कितने शिक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला जो यहाँ पे हर जगह लागू होता है। अब हम लोग निकालेंगे अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी की संख्या बटे कुल शिक्षार्थियों की संख्या।
बटे कुल शिक्षार्थी गुणे 360 डिग्री बराबर क्या होगा, कितने डिग्री अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी हैं, तो यहाँ पे 30 डिग्री। अब हमें यहाँ से निकालना है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। तो हम यहाँ पे पहले लिख रखेंगे कुल शिक्षार्थियों की संख्या। तो कुल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, 60। ये थी कुल शिक्षार्थियों की संख्या। ये क्या थी, कुल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, 60। अब अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री गुणे कुल शिक्षार्थी, यहाँ पे क्या होगा, गुणे कुल शिक्षार्थी बटे 360 डिग्री। जब पक्षांतर करेंगे तो कुल अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बराबर आएगा 30 डिग्री गुणे कुल शिक्षार्थी बटे 360 बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री गुणे कुल शिक्षार्थी कितने थे, 60 और बटे 360। तो जब इसे हम लोग काटेंगे तो क्या आ जाएगा, डिग्री से डिग्री पहले ही कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 एकन्नम 3 और 3 दूना 6, यानी कि 3 12 तियाँ 36, ये कटेगा यहाँ 12 आएगा और इस 12 से ये जब 60 कटेगा तो 12 पचे 60, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 शिक्षार्थी। यानी अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, 5 होंगी। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने होंगे, 5। अब अगला प्रश्न इसी में क्या कह रहा है, इसी में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। कह रहा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि प्रथम श्रेणी में कितने शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और द्वितीय श्रेणी में कितने शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, फिर हम उनका अनुपात निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं कि प्रथम श्रेणी में कितने शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो वही पुराना फार्मूला निकालेंगे। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी बटे कुल शिक्षार्थी गुणे 360 डिग्री बराबर प्रथम श्रेणी का पूरा डिग्री कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो कोण था प्रथम श्रेणी का वो कितना था, 60 डिग्री था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब जब हम यहाँ से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी निकालेंगे तो क्या होगा, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री पहले से ही था, उसके बाद 60 डिग्री गुणे कुल शिक्षार्थी बटे 360। अब कुल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, ये 60 डिग्री, कुल शिक्षार्थी कितने थे, 60, तो यहाँ पे हमने 60 रख दिया और ये 360। अब जब इसे काटेंगे तो ये डिग्री से डिग्री कटेगा, डिग्री से डिग्री पहले ही कट जाएगा, फिर ये 0 से 0 कट जाएगा और 6 के 36, 6 बार जाएगा और 6 से जब ये काटेंगे तो 6 दहिया में 60, यानी कि कितना आ जाएगा, 10 शिक्षार्थी। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अब हमें निकालना है कि द्वितीय श्रेणी में कितने शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। ये तो प्रथम श्रेणी में शिक्षार्थियों की संख्या हो गई।
अब निकाल लेंगे कि द्वितीय श्रेणी में कितने हैं, तो इसी में निकालेंगे। द्वितीय श्रेणी में यहाँ से लिखें, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, कुल शिक्षार्थी गुणे 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। अब द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या ये हमें निकालना है, और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों का कोण कितना है, 180 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो जब हम यहाँ से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री गुणे कुल शिक्षार्थी गुणे कुल शिक्षार्थी गुणे कुल शिक्षार्थी बटे 360 डिग्री। यहाँ पे कोण पूरा कितना बनता है, 360 डिग्री। अब यहाँ से जब हम लोग रखेंगे मान, तो ये 180 डिग्री, कुल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, 60 ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 60 बटे 360 डिग्री। अब ये डिग्री डिग्री कैंसिल है, 0 से 0 जाएगा, 18 दूनी 36 और 2 तियाँ 6 और 0, ये कितना आ गया, 30। यानी कि द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 30। अब प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, 10। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या आ गई 30। अब हमें निकालना था कि इनका अनुपात क्या होगा। हमें निकालना था कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हो जाएगा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बटे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, 10, और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, 30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 से और 30, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा इनका अनुपात 1:3, 1/3 या फिर 1:3। अनुपात निकालना था हमें, तो इसका क्या हो जाएगा, 1:3। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3। इसमें हमें पाई ग्राफ दिया हुआ था और उससे हमें शिक्षार्थियों की संख्या की कितने शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने शिक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए निकालना था। अब हम लोगों को दिया रहेगा कि किसमें क्या कितना, किस क्षेत्र में कितने चीज़ हैं और हमें पाई ग्राफ बनाना होगा। यहाँ पे हमें पाई ग्राफ बनाना है। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। किसमें पौधे लगे हैं, वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, आधे क्षेत्र में गुलाब। तो इसमें केंद्र पे बड़ा कोण कितना होता है, पूरा कोण 360 डिग्री। आप लोगों को पता है कितना होता है, 360
60 डिग्री। कह रहा इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, आधे क्षेत्र में क्या लगा है, गुलाब लगा है, यानी आधे भाग में गुलाब लगा है। तो अब आधे का मतलब क्या, 1/2। तो पूरा कोण था 360 डिग्री, 360 डिग्री का आधा क्या होगा, तो 1/2 गुणे 360 बराबर क्या आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 9 2, 1 3 16, 2 8 16, 0, यानी 180 डिग्री। अब यहाँ पे 180 डिग्री पे हम क्या बना देंगे, गुलाब के पौधे लगा देंगे। ये हो गया हमारा 180 डिग्री और ये क्या हो गया, गुलाब। इतने क्षेत्र में क्या लगा है, गुलाब लगा है। अब कह रहा है 1/3 में गेंदा, इसके 1/3 भाग में, मतलब पूरे के 1/3 भाग में गेंदे के फूल लगे हैं। तो पूरे का 1/3 कितना होगा, अब 360 का ही 1/3 निकालेंगे। 1/3 मतलब 1/3, तो 1/3 गुणे 360 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितने कोण पे हमें गेंदे के फूल लगाने हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × 9 3, 3 दूना 6, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री ये हो गया और 120 डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 90। अब इतना क्षेत्र तो मेरा पहले से ही चला गया है, इतना बचा है, ये हमारे पास बचा है 180 डिग्री, इतना हो जाएगा 90 डिग्री, ये बचा 90 डिग्री, 90 + 30 कितना होगा, 120। तो ये 90 का आधा कर दीजिए, यहाँ पे ये इसका 3 भाग जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 30 60 30 90। तो यहाँ पे ये हटा देंगे और ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, गेंदे। यानी कि 1/3 भाग में हमने क्या लगा दिया, गेंदे के फूल लगा दिए। अब हमारे पास क्या बचा है, तथा शेष में डहेलिया के पौधे लगे हैं। बाकी जो बचा हुआ है इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, डहेलिया के पौधे लगा देंगे। और कोण कितना बचा है, कोण कितना बचा है, 60 डिग्री। कितना बचा है, 60 डिग्री, यानी इतने में डहेलिया लगा है। आधे भाग में गुलाब, 1/3 भाग में गेंदे तथा शेष भाग में हमने डहेलिया के पौधे लगाए। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर दीजिए। तो ये त्रिज्य खंड के रूप में प्रदर्शित करना या पाई के खंडों के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, पाई ग्राफ या वृत्तारेख। ये हमारा क्या हो गया, वृत्तारेख। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया। उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। हमें क्या बनाना है, पाई ग्राफ बनाना है। 4 विद्यालय के बच्चे क्या किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, यानी भाग लिए हैं उस क्विज में, और उन्होंने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो अंक प्राप्त किए हैं, उसके आधार पे उनका क्या करना है, पाई ग्राफ बनाना है। तो चार्ट में दिया हुआ है विद्यालय A, B, C, D, क्योंकि 4 विद्यालय थे तो पहला विद्यालय A, दूसरा B, तीसरा C और चौथा D। पहला विद्यालय यानी कि A विद्यालय ने प्राप्त किए हैं 20 अंक, B ने 25 अंक, C ने 30 अंक और D ने 15 अंक। A ने प्राप्त किया है 20 अंक, B ने प्राप्त किया है 25 अंक, C ने प्राप्त किया है 30 अंक और D ने प्राप्त किया है 15 अंक। तो अब बता दीजिए चारों विद्यालय मिलके कितना प्राप्त करेंगे। चारों विद्यालय के अंक अगर हम मिला दें तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 5 और 5 10 के 0 हाथ में आया, 1 2 2 4 4 1 5 3 8 1 9, यानी पूरा अंक कितना हो गया 90। उसमें से A विद्यालय ने 20 अंक, B ने 25 अंक, C ने 30 और D ने
15 अंक प्राप्त किए। अब हमें पाई ग्राफ बनाना था, तो पाई ग्राफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। वृत्त का केंद्र होगा और इसके केंद्र पे 360 डिग्री होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा ए ने कितना पाया, तो ए प्राप्त किया है 20 अंक। ए ने प्राप्त किया है 20 अंक और पूरा प्राप्तांक कितना था 90 अंक। तो कितना हो जाएगा, ये था कुल, तो यहाँ पे ए का हो जाएगा कितना प्राप्त किया था 20 और कुल कितना था 90, गुणे वृत्त के आरेख में कोण पूरा कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा 360 डिग्री बराबर, अब यहाँ पे कोण क्या निकल के आएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये 9 से जब ये कटेगा तो कितना होगा, जब ये कटेगा तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और ये 0, 40 दूना 80, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 डिग्री। यहाँ क्या आ जाएगा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री से 10 डिग्री कम, तो यहाँ से हम इसको 10 डिग्री कम कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 80 डिग्री और ये किसका हो जाएगा ए का भाग हो जाएगा। अब कह रहा है बी का पूछ रहा है, बी को मिले हैं 25 अंक बटे 90 और गुणे कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब जब हम इसे कट करेंगे ये कट जाएगा, 25 चौक का 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये इतना 90 था, ये 10 डिग्री था और ये हो गया 90 डिग्री, तो 90 और 10 100, तो ये हो गया 100 डिग्री और ये हो गया बी का भाग। अब है सी को कितना मिला, सी का कह रहा है 30 अंक मिले थे इसको, कितने मिले थे 30 अंक और कुल कितना था, कुल था 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 गुणे 360 डिग्री, जब काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 चौक 36 और 4 तिया 12, मतलब 120 डिग्री। यहाँ कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब इसमें 120 डिग्री प्रदर्शित कीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा 90 इतना और ये 90 से 30 अधिक, यानी इतना 30 अधिक, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये हो जाएगा सी का भाग। बचा भाग किसका होगा, डी का होगा। एक बार निकाल लेते हैं डी का कितना होगा, तो डी का होगा, यहाँ पे डी के कितने अंक मिले थे 15 और टोटल अंक कितने थे 90, कोण टोटल कितना था 360 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, ये कटेगा 9 चौक 36, 15 चौक के 60, तो ये जो कोण होगा ये हमारा कितना होगा 60 डिग्री और ये किसका भाग होगा, डी का भाग होगा। और ये जो बना है ये हमारा क्या कहलाएगा, पाई ग्राफ या वृत्तारेख। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कमेंट करके बताइएगा, वो अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।